साथियों नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में बायोलॉजी विषय के अब तक के आए हुए क्वेश्चनों को अपन यूनिट वाइज कर रहे हैं। इसके तहत अपने को टोटल 20 यूनिट हैं, उनके क्वेश्चन करने हैं। और अभी तक अपन सीनियर लेवल की जो 7 यूनिटें हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आप YouTube पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पे लिखा हुआ है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2024। उसको क्लिक करोगे तो आपको सातों के सातों वीडियो मिल जाएंगे, 1 से लेकर 7 के क्रम में। इन सभी वीडियो में अपन ने एनालिसिस किया है कि पीछे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और किस प्रकार से प्रश्न के ऑप्शनों से नए प्रश्न बनते हैं। अगर आप इन प्रश्नों को एक एक करके ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से ऑप्शन देखेंगे, तो यकीन मानिए परीक्षा में करीबन मतलब केवल वीडियो वगैरह देखने से ही, केवल प्रश्न करने से ही आराम से 10 से 15 नंबरों का आपके बेनिफिट होगा। बहुत बड़ी बात होती है ये। सीनियर लेवल का कंप्लीट करने के बाद अभी अपन अपने सफर पे आगे बढ़ते हैं और अभी अपन शुरुआत करते हैं आज से यूजी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल के अंदर सबसे पहली यूनिट है आपके सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ये यूनिट अपनी ऐप के ऊपर बाकी है अभी, तो आज वाले वीडियो से ही मान लो इस यूनिट की शुरुआत हो जाएगी। इस यूनिट के अंदर टोटल पुराने सालों में फर्स्ट ग्रेड में ही 42 क्वेश्चन आए हुए हैं। इन 42 क्वेश्चनों को आप देखोगे तो ऐसा मान के चलिए कि 2-3 क्वेश्चन आपको इजीली यहाँ से कहीं ना कहीं घूमते फिरते मिल जाएंगे। तोड़ मरोड़ के आए, किसी न किसी रूप में आते हैं, आ जाते हैं। तो इन 42 क्वेश्चनों को अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। लगभग आपके मानिए कि 7 क्वेश्चन आपको परीक्षा में इस यूनिट से देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो सातों के सातों क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। हो सकता है कोई एक टिपिकल पर्सन आ जाए तो अलग बात है, बाकी 6% तो ईजिली कर लोगे। तो इस यूनिट को अपन लेके चलते हैं। सबसे पहले लेते हैं 2011 का पेपर, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का। देखिए अभी तक आप अगर रेगुलर वीडियो देख रहे हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये ज़रूर काम कर दें थोड़ा सा, क्योंकि बार बार में तो याद नहीं आता मुझे, कभी कभी किसी वीडियो में याद आ जाती है बात। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कहीं ज़रूरत लगे वहाँ शेयर भी कर दें अपने मित्रों के साथ में, लाइक भी कर दें। और वीडियो को ध्यान से देखने पर अगर किसी सवाल का, आपसे कोई सवाल पूछा जाता है तो उसका जवाब भी दें। देखो कोई अगर आंसर आपको आता है और फिर उसका जवाब देते हैं तो आपके वो और क्वेश्चन बढ़िया पुख्ता तैयार होता है। कुछ नहीं बिगड़ना है कि आपको बस टाइप करके उसका आंसर लिखना है, जिससे आपके वो क्वेश्चन और बढ़िया पक्का हो जाएगा। अभी चलते हैं अपन 2011 में। टोटल 7 क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए, बैक्टीरिया में पाए जाने वाले राइबोसोम का अवसादन गुणांक होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। बताना है कि जो एस लगा हुआ है आगे स्वेदवर्ग यूनिट, तो बैक्टीरिया में बताना है। बैक्टीरिया किस में आते हैं? प्रोकैरियोट में आते हैं। दूसरे क्या बचते हैं फिर? यूकैरियोट बचते हैं। इतना आपको पता ही है कि बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 17 प्रकार का होता है, तो इसका आंसर तो 17 आ जाएगा। प्रोकैरियोट होते हैं बैक्टीरिया। फिर यूकैरियोट में कैसा होता है? यूकैरियोट में राइबोसोम होता है आपके 80 प्रकार का। तो ये किसके लिए पूछता? अगर यूकैरियोट के लिए पूछता तो, या मान लो दे देता कि नीम के अंदर किस प्रकार का राइबोसोम का अवसादन गुणांक है, यूकैरियोट में आते हैं। पादप आ गया, जंतु आ गई, फंजाई आ गई, फिर प्रोटिस्ट आ गए, जंतु आ गए, है ना। अगला ये दे देगी स्लाइम मोल्ड के अंदर पाए जाने वाले राइबोसोम का अवसादन गुणांक है। उत्तर आ जाएगा क्या? 80S। यू बैक्टीरिया में है ये। ठीक है। अब जो ये 70S है, इसकी 2 यूनिटें होती हैं, आपको पता है, इसका भी याद रखना आपको। 70S की जो यूनिटें होती हैं 2 होती हैं, एक 50S होता है और एक 30S होता है। ऐसा क्यों होता है ये भी अपन बताएंगे जब वीडियो बनाएंगे तब। और 80S होती है, उसकी 2 यूनिटें होती हैं, एक 60S होता है और एक आपके 40S होता है। तो 60S भी दे रखा है, तो इसको समझ लीजिए कि 80S यूनिट की सब यूनिट है बड़ी वाली।
और 55S जो है ना, ये आपके मेमल्स के अंदर, विशेषकर मेटाजोन्स में मान लो, मेमल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनका खुद का राइबोसोम होता है उनके पास, इसलिए इनको अर्ध स्वायत्तशासी अंग भी कहते हैं। उनके अंदर पाए जाने वाला जो राइबोसोम है, माइट्रो राइबोसोम, उसमें 55S अवसादन गुणांक होता है। इस प्रकार से प्रश्न अपन ने देखा। एक दूसरे नंबर का प्रश्न यहां पर बाद में लिखा है मैंने, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर इन एग्जिबिटेड बाई, है ना, कार्ट जो गाड़ी होती है ना, गाड़ी के पहिए की जैसी स्ट्रक्चर किसकी होती है? तो थोड़ा सा भी गौर करोगे आप, केंद्रिका तो बिल्कुल नहीं होती, लाइसोसोम भी नहीं होता, ठीक है, राइबोसोम की स्ट्रक्चर भी नहीं होती, 2 यूनिटों से बनी होती है, तो छोटी बड़ी इस प्रकार से। सेंट्रियोल यहाँ पर उत्तर आ जाएगा तारक का है, तारक केंद्र कार्ट व्हील संरचना के अंदर आ जाएगा उत्तर 3 नंबर। 44 क्वेश्चन देखिए, कोलसिचिन समसूत्री विभाजन को किस प्रकार से संदमित करती है? अगर माइटोसिस की प्रक्रिया के दौरान कोलसिचिन मिल जाए, कोलसिचिन दे दिया जाए, तो ये क्या करेगा? मेटाफेज अवस्था को रोक देगा, मेटाफेज अवस्था को इनहिबिट करता है। तो यहाँ पर सीधी सीधी याद रखनी है आपको, मेटाफेज, ये चारों कौन सी प्रावस्थाएं हैं? ये चारों आपकी माइटोसिस की प्रावस्थाएं हैं। माइटोसिस की कौन सी? पहली प्रोफेज, दूसरी मेटाफेज, तीसरी एनाफेज और चौथी टीलोफेज। इस क्रम में याद रखनी है, PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अपन जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो अपने काम आएगी ये बात। अगला प्रश्न देखिए, हिस्टोन प्रोटीन में अधिकता किसकी होती है? जब अपन DNA को पढ़ते हैं तो पता चला कि DNA की लंबाई खूब ज्यादा है, और DNA रहता कहां पर है? ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में कहीं ना कहीं जाकर क्या है? इस न्यूक्लियस में कहीं ना कहीं जाकर DNA रहता है, गुणसूत्रों के रूप में मान लो। तो इतने छोटे स्पेस के अंदर DNA को रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी न किसी के साथ बाइंड करना पड़ेगा, है ना। और DNA को जब बाइंड करना पड़ेगा तो DNA को बाइंड किसके साथ किया जाएगा? DNA को बाइंड किया जाएगा ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके पास धनात्मक आवेश हो, पॉजिटिव आवेश हो, क्योंकि DNA के पास खुद के पास कैसा होता है? नेगेटिव आवेश होता है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होंगे ना, तभी जाके एक तरह से मतलब जो गाढ़ा कॉम्बिनेशन बनेगा, अच्छी तरह से इनकी बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव होता है उसके कारण से क्या बढ़िया बॉन्डिंग होगी। तो DNA को बढ़िया पैक करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन काम आता है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन में 2 ऐसे अमीनो एसिड यहाँ पर मुख्यतः अधिकता में होंगे जिनके अंदर पॉजिटिविटी होती है, बेसिक नेचर होती है ना। आपके कौन से हैं? आर्जिनिन और हिस्टिडीन, है ना। अब इन्हीं को प्रश्न और घुमा के अगला ले जा सकता है, न्यूक्लियोसोम पे ले जा सकता है, क्योंकि इनको मिलकर आर्जिनिन, हिस्टिडीन या हिस्टोन प्रोटीन प्लस आपके DNA मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, सॉरी वो न्यूक्लियोसोम। हिस्टोन प्रोटीन और DNA मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। यही पैकिंग एक तरीके से, इसको DNA पैकेजिंग भी बोलते हैं, पढ़ेंगे इसको भी। आगे देखिए, डेस्मोसोम इज एसोसिएटेड विथ, डेस्मोसोम का संबंध किससे है? अब देखो ये नाम दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिया। सेल डिवीजन से कोई लेना देना नहीं है, जीवाणु के आसंजन से कोई लेना देना नहीं है, 47वें नंबर में। पादप कोशिका आसंजन में आता है प्लाज्मोडेस्माटा। अब देखो यहां से प्रश्न बनाया अगले ने आगे, इस ऑप्शन से लेके, इसको देखेंगे अपन आगे। और एनिमल सेल से मतलब है यहाँ पर कि 2 एनिमल सेल को जोड़ने के लिए जिस संरचना का उपयोग होता है या जो संरचना होती है उसको बोलते हैं डेस्मोसोम। डेस्मोसोम एनिमल का कनेक्शन है, एडेसिव है। DNA का खंड जो क्रॉसिंग ओवर में भाग लेता है, जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो पहली बात तो किस अवस्था में होता है, ये प्रश्न भी याद रखना है। मियोसिस की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है? क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो ये 2 चीजें हैं, ये वाली, ये ABC इस प्रकार की चीजें यहाँ पर, और ये यहाँ पर ABC यहाँ पर चीजें हैं। इन चीजों का मान लो क्रॉसिंग ओवर हो गया, कुछ समय बाद मान लो स्थिति इस प्रकार की बन गई, है ना, इस प्रकार की स्थिति बन गई, ये वाला क्रॉसिंग ओवर हुआ। तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब नया कोई रिकॉम्बिनेशन बनेगा, नया कोई चीज बनेगी। क्रॉसिंग ओवर होने का मतलब जीन का विनिमय हुआ,
जीन का विनिमय बोलते हैं इसको। तो जीन विनिमय हुआ था, इसका मतलब कोई नई चीज़ बनेगी। तो म्यूटोन का मतलब तो कोई चीज़ रुक गई, म्यूटेशन हो गया उसमें। सिस्टोन जो बनाई रही है वो संरचना है ही। ओपेरोन का मतलब कोई डीएनए का ऐसा खंड जो किसी 2-4 डीएनए के ऐसे खंड में को 3-4 प्रकार के जीनों का समूह है जो किसी काम को करने के लिए जिम्मेदार है। रेकॉन होता है, रेकॉन रिकॉम्बिनेशन से याद रख लो इसको। 48वें का उत्तर आ जाएगा 1, रिकॉम्बिनेशन आ जाएगा यहाँ पे। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंपल सा प्रश्न आप आसानी से कर पाओगे। 18% साइटोसिन है। तो दूसरे क्षारों का प्रतिशत पूछा है। आपको इतना पता ही है, ए के साथ कौन जुड़ता है, टी जुड़ता है, और सी के साथ कौन जुड़ता है, जी जुड़ता है। मतलब जितने ए होंगे उतने टी होंगे, जितने सी होंगे उतने जी होंगे। अब 18% दे रखा है साइटोसिन, मतलब इसकी मात्रा बता रखी है 18, तो ये 18 होंगे। तो पहली बात तो देख लो कि ग्वानिन कितने हैं, 18 कहाँ मिल रहे हैं आपको। तो ग्वानिन 18 देखो इनमें एक में ही मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 में ही। बाकी भी देख लो, 18 कितने हो गए, 36 हो गए। 100 में से कितने बचे, 36 हो गए। 100 में से बचे आपके 64 बचे। 64 के 2 टुकड़े कर दो, 32 इसको दे दो, 32 इसको दे दो। तो एडेनिन 32, थाइमिन 32 और ग्वानिन 18 और साइटोसिन अगले ने दे रखा है 18। इस प्रकार से हो जाएंगे। ये आए आपके 2011 के प्रश्न उत्तर। इन प्रश्नों की पीडीएफ भी मैं डाल रहा हूँ टेलीग्राम पे, और जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनको इधर उधर नहीं भागना पड़े, इसलिए इसको अपन इस पीडीएफ को आपके कोर्स में भी डाल देंगे, वहाँ भी आपको ये मिल जाएगा। यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं, इनकी कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री है ये। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल का, प्रोकैरियोटिक सेल का उदाहरण बताना आपको। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। आपको बार बार बताया हुआ है, मोनेरा ही एकमात्र प्रोकैरियोट है, बाकी सारे क्या हैं, यूकैरियोट हैं। इसका मतलब रेड एल्गी तो किस में आता है, रेड एल्गी तो प्लांटी में आता है, हटा दो इसको। फंजाई तो अपने आप में अलग से ही है, इसको हटा दो। वायरस का कोई लेना देना ही नहीं है, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। तो यहाँ पर ये तो चलो ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी तो आता है, पर यहाँ पर आ गया बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। मोनेरा में कौन कौन आते हैं, बैक्टीरिया आता है, माइकोप्लाज्मा आता है, आर्की बैक्टीरिया आता है, साइनोबैक्टीरिया आता है। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ये याद रखना है। तो ये चारे के चारे किस में आ गए, प्रोकैरियोटिक सेल में। तो इस 14वें का उत्तर हो गया 1 नंबर। 15वां प्रश्न देखो, द सेल ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेल प्लेट फॉर्मेशन। कोशिका पटली का निर्माण हेतु कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है। जब सेल वॉल बनती है तो सेल प्लेट को बनने के लिए कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार है। इसका उत्तर सीधा सीधा मिल जाएगा आपको, गोल्जी बॉडी। ये और भी कई कामों में आता है, जब गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे तो अपन इसके टोटली काम को देखेंगे। माइटोटिक मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट की सब स्टेज बतानी है। देखो, अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज फर्स्ट होता है, और प्रोफेज फर्स्ट की 5 उप अवस्थाएं हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद आ रहा है तो उन 5 उप अवस्थाओं को अपन ने ट्रिक से पढ़ा था। क्या था ट्रिक? ये थी ला, जरा, पिला, दे, दवा। ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको? ला, जरा, पिला, दे, दवा। एक बूढ़े दादाजी हैं, अपने पोते को बोलते हैं कि दवाई का समय होगा, दवाई पिला दे। ला, जरा, पिला, दे, दवा। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेंसिस। और इन 5 में क्या क्या काम होता है ये भी आपको याद रखना है। तो इस क्रम में जो 16वां प्रश्न है उसका जो उत्तर है वो आपके है ये 5 नंबर है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, पैकेटीन और लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेंसिस। तो यहाँ पर 4 नंबर उसका उत्तर आ जाएगा। कौन सा सेल ऑर्गेनल सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से बना हुआ है? मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ ये बात, या सेल बायोलॉजी में फिर आ जाएगी। सेल ऑर्गेनल के 3 प्रकार हैं। एक वो जो सिंगल यूनिट से बने, मतलब उसके ऊपर एकल झिल्ली है। एक ये होते हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन से बने, डबल मेम्ब्रेन। और एक वो होते हैं जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं।
डबल मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और मान लो केंद्रक भी आ जाए तो ये 3 याद रखने हैं आपको, ठीक है। और मेम्ब्रेन लेंस के अंदर 2 याद रखने हैं आपको, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम मान लो, और राइबोसोम। सेंट्रोसोम और राइबोसोम 2 आपको याद रखने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या पूछा, सिंगल मेम्ब्रेन वाले। तो देखो ये डबल मेम्ब्रेन हो गया, ये डबल मेम्ब्रेन हो गया, ये डबल मेम्ब्रेन हो गया, बचा कौन, ये वाला। तो ये कैसा है, एकल जीवद्रव्य कलायुक्त होता है, सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन पाई जाती है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रीय और केंद्र के विभाजन, क्रोमोसोम का डिवीजन भी एक ही बार होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन भी एक ही बार होता है। उत्तर इसका सीधा सीधा आ जाएगा 1-1। प्रोटीन सिंथेसिस की साइट कौन सी है। अब प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा होता है, और ये राइबोसोम कहाँ पर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। जो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम मिलेंगे उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। तो यहाँ पर होगा इसका उत्तर क्या, राइबोसोम के ऊपर आपके प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, है ना। यहाँ पर फैट का या लिपिड का सिंथेसिस बात आ जाती है ना, तो वहाँ पर फिर वो आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगी। हालांकि इसकी जगह अगर आपके राइबोसोम की जगह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे रखा होता ना, तो वो भी उत्तर सही हो जाता। जब एक गुणसूत्र में सेंट्रोमेयर की स्थिति उसके मध्य भाग में हो, तो ऐसा गुणसूत्र क्या कहलाता है, मध्य भाग में, ठीक है। जैसे मान लो ये 4 प्रकार की स्थितियों के डायग्राम बनाऊं। एक ये स्थिति है, ये बीच में सेंट्रोमेयर है ना। दूसरी स्थिति कुछ इस प्रकार है, ये वाले, ठीक है। तीसरी स्थिति कुछ और इस तरह से है और ऊपर है, और चौथी स्थिति एकदम इस प्रकार से है, ये सेंट्रोमेयर है यहाँ, है ना। ये है मेटासेंट्रिक, ये सब मेटासेंट्रिक, ये आपके एक्रोसेंट्रिक, और ये टीलोसेंट्रिक। चारों को याद रखना। यहाँ पर पूछ कौन सा रहा है, बीच में है, तो बीच में ये वाली है, तो बीच वाले के लिए क्या आ जाता है शब्द, मेटासेंट्रिक। बीच से थोड़ा हटके दूर होता है तो वो सब मेटासेंट्रिक, और किनारे पे होता है तो एक्रोसेंट्रिक, एकदम ही टॉप पे होता है तो उसको क्या, टीलोसेंट्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके 3 नंबर, मेटासेंट्रिक। आगे चलिए, जी प्रोटीन इन सेल फंक्शन, कोशिका के कार्यों में जी प्रोटीन का क्या रोल है। जी प्रोटीन होते हैं वो आपके ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग जो प्रोटीन होते हैं, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन का काम है सिग्नल ट्रांसफर का, सिग्नल इंड्यूसर एंड मॉड्यूलेटर, संदेश प्रेरक व नियंत्रक का कार्य करते हैं जी प्रोटीन। थोड़ा सा अगले ने डेप्थ का प्रश्न दे दिया। गुणसूत्र 4 की प्रभावी जीन में उत्परिवर्तन के कारण आनुवांशिक व्याधि को समझाइए, पहचानिए। गुणसूत्र 4 में, है ना, तो इसका उत्तर तो आ जाएगा ये हंटिंगटन कोरिया, ठीक है। हंटिंगटन कोरिया आ जाएगा इसका उत्तर, तो 47वें का उत्तर तो 2 हो जाएगा, है ना। मतलब इसमें धीरे धीरे नर्व जो सेल होती है ना वो ब्रेक डाउन होती रहती हैं, टूटती रहती हैं इस रोग के अंदर। जो ये है आपके एल कैप्टोन्यूरिया, इसमें एक एंजाइम है HGD, उसमें दिक्कत आ जाती है, टायरोसिन वगैरह ये प्रॉपर रूप से सिंथेसिस नहीं होते। विल्सन जो रोग है वो यहाँ पे कॉपर की मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाती है, और एल्बिनिज्म जो रोग है उसमें मतलब पिगमेंट नहीं रहता, मेलानिन जो पिगमेंट है वो प्रॉपर नहीं रहता, तो एल्बिनो एकदम से वाइट कलर के से ही होते हैं, वो पुरुष एकदम सफ़ेद सफ़ेद से लगते हैं। ये पर्सन थे टोटल 2013 की भर्ती के। 15 पे आते हैं, देखो किसी भी कला से अवतरित नहीं होता। अब देखो आपने पहले वाला प्रश्न अगर पिछले साल के 2 पेपर भी ढंग से देखे होंगे तो ये प्रश्न आराम से कर लेगा व्यक्ति, क्योंकि उसमें पूछा है कि ऐसा कोई भी मेम्ब्रेन से अवतरित नहीं होता। अभी आपको बताया था कि 2 ऐसे हैं सेल ऑर्गेनल जो कि किसी भी मेम्ब्रेन से अवतरित नहीं होते हैं, एक राइबोसोम और एक सेंट्रोसोम। यहाँ उत्तर तो आ जाएगा राइबोसोम, पर इनका भी देख लीजिए। लाइसोसोम क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन, प्लास्टिड क्या है आपकी डबल मेम्ब्रेन, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन। फटाफट प्रश्न हुआ, ठीक है।
प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है, अभी जस्ट पढ़ा था अपन ने, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है। मान लो आपको याद नहीं आ रहा, इसमें तो मुझे सबका पता नहीं, तो आप ऑप्शन हटा के यहाँ पर उत्तर कर सकते हैं। बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोटिक है, अभी बात हुई थी। माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक है, अभी बात हुई थी। अब दो में कन्फ्यूजन आता है, तो नोस्टोकर एनाबिना क्या है, साइनोबैक्टीरिया ही है। नीलहरित शैवाल के उदाहरण है, तो ये भी प्रोकैरियोटिक है। इसका उत्तर आ जाएगा 2 नंबर आपके क्या, क्लोरेला। अगला प्रश्न, मीजोसोम का संबंध नहीं है। इस प्रश्न को रट लीजिए आप, इस प्रश्न को रट लीजिए, क्योंकि घूम फिरा के फिर प्रश्न अगला दे सकता है किसी न किसी एग्जाम के अंदर। देखो, कोशिका भित्ति का निर्माण करना काम है, डीएनए रेप्लिकेशन काम है, रेस्पिरेशन काम है, प्रोटीन संश्लेषण काम नहीं है। अब आपको याद कैसे करना है, अब आपको याद करना है, कहीं ना कहीं लिख लीजिए कि मीजोसोम के 3 काम हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन और रेस्पिरेशन। अगला यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, आगे जाकर ऐसा बोल जाएगा मीजोसोम से संबंधित कार्य है, और 3 में से कोई ऑप्शन दे देगा, कोशिका भित्ति, डीएनए रेप्लिकेशन और आपके श्वसन में। अगर दोबारा आ गया प्रश्न, आगे देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सर्वप्रथम देखा गया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सर्वप्रथम देखा गया था किथ पोर्टर। अपन वैज्ञानिकों के नामों को ट्रिक से याद करेंगे वीडियो में। किथ पोर्टर यहाँ पे आ जाएगा। बेंडा जो है ना, बेंडा, उसने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड दिया था। क्रोमेटिन के लिए कौन जरूरी है आपके, ये फ्लेमिंग है। क्रोमेटिन के लिए जो वैज्ञानिक है उसका नाम है फ्लेमिंग। कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, इजीली आप कर सकते हो। गोल्जी अपरेटस होता ही है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, क्लोरोप्लास्ट तो होता ही होता है पादप में, क्या है, सेंट्रियोल नहीं है। 2015 में प्रश्न आया हुआ है। तीसरा, सेंट्रियोल मतलब आपके तारक केंद्र, सेंट्रोसोम तारक काय, एक ही बात है। 2 तारक काय मिलकर, 2 तारक केंद्र मिलकर एक तारक काय बनाते हैं। जैसे मान लो एक तारक केंद्र है, एक तारक केंद्र, दोनों मिलकर एक तारक काय बना देते हैं ये। तो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल में अंतर नहीं है, बस संख्या का अंतर 2 है यहाँ पे सेंट्रियोल। कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन का स्थल है, वायवीय श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए आपको पता है कि एटीपी वगैरह का सिंथेसिस जहाँ पर होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको आपके कोशिका का शक्ति गृह भी बोला जाता है। ये वाली बात आ गई। आगे देखिए, कौन सा युग्म सही नहीं है, आपको एक एक पर्सन को पढ़ना है, सही नहीं है उसको बताना है। तरल मोजेक मॉडल किसने दिया, सिंगर व निकोलसन ने, पढ़ते ही अपन। अर्धपारक में झिल्ली के द्वारा जो वाटर का क्रॉस होता है, मूवमेंट होता है, उसको परासरण बोलते हैं, बात सही है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, पीछे वाले प्रश्न आया हुआ था एक कि जंतु कोशिकाओं का जो एडेशन है उसको क्या बोलते थे, डेस्मोसोम। और पादप कोशिका वाले को मैंने वहीं बताया था कि पादप कोशिका वाले को बोलेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। अब वहाँ पर आपने पादप कोशिका वाले को ढंग से देखा होता तो आपके ये ऑप्शन भी ध्यान में रहता, तो फिर अपने आप क्या कर देते, गलत कौन सा है, सही कौन सा नहीं है, आपके ये पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि पोटेशियम आयन पंप होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक न्यूक्लियोसाइड बना होता है, जब डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर आपके न्यूक्लियोटाइडों से डीएनए बना होता है, पर न्यूक्लियोटाइडों से पहले एक स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइडों से भी पहले आप मानिए कि डीएनए को बनाने के लिए 3 विशेष चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। एक आपका फॉस्फेट होगा, एक आपका पेंटोशर्करा और एक आपका नाइट्रोजन क्षार होगा। इन 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। परंतु यहाँ पर अगर इसमें से फॉस्फेट को निकाल दें तो वो जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो पेंटोशर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षारक का मतलब है न्यूक्लियोसाइड। इसमें अगर फॉस्फेट और जोड़ दें तो बन जाएगा आपके न्यूक्लियोटाइड, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगी, और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अगर एंटी पैरेलल व्यवस्थित होती हैं तो बन जाएगा डीएनए। नेक्स्ट देखिए, 34वां प्रश्न, आरपीएस ने इसको डिलीट कर दिया था, देखने का कोई मतलब नहीं है। आगे चलिए, अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण में जीन विनिमय, अब देखो पहले आ गया था क्रॉसिंग ओवर आया था, अगला पहले जीन विनिमय किस में होता है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर पैकिंग, पैकेटिन में होता है, पैकिंग होती है। ये प्रश्न थे 2015 के। ये देखिए 2018, पहला, शहद के मुख्य अंश में मोनोसेकेराइड कौन है, फ्रक्टोज व ग्लूकोज, सीधा सीधा याद रख लोगे ये तो। लाइसोसोम में पाए जाने वाले किण्वक हैं, एंजाइम कौन से हैं, हाइड्रोलेजेज, जल अपघटनी एंजाइम लाइसोसोम के अंदर ये पाए जाते हैं। एक्स्ट्रा जो डीएनए होता है किसी सेल के अंदर उसको क्या बोलते हैं, आपको पता ही है, उसको बोलते हैं प्लाज्मिड।
सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से हुआ है, ये किस वैज्ञानिक ने बताया था? इसका उत्तर आप सभी को पता होगा, रुडोल्फ विर्चोज का आंसर आ जाएगा। केंद्र की खोज किसने करी थी? वो आ जाएगा आपके रॉबर्ट ब्राउन। अब देखो इन 4 से प्रश्न बना सकता है अगला। और स्लाइडेन एंड स्वान ने क्या दिया था? अभी जस्ट बताया था आपको, जस्ट पीछे वाले क्वेश्चनों में आया हुआ है क्वेश्चन कि स्लाइडेन एंड स्वान ने क्या चीज़ दी थी। आपको ये कमेंट में बताना है क्योंकि पीछे आया हुआ प्रश्न है। तो आप ये बता दो कि स्लाइडेन एंड स्वान ने क्या दिया था। आप सीधा सीधा 137 तो क्या लिखोगे इसमें, लिख दोगे, उत्तर लिख दोगे सीधा सीधा कि स्लाइडेन स्वान ने किस प्रकार का चीज़ें बताई थी। कौन सा पादप कोशिका में एब्सेंट होता है? देखो फिर से क्वेश्चन आ रहा है, ये का एक क्वेश्चन रिपीट है एज इट इज। पादप कोशिका में कौन सा अनुपस्थित है? सेल वॉल तो होती है प्लांट में, वैक्यूल होता ही है, प्लास्टिड तो पता ही है, तो क्या नहीं होगा यहाँ पे? वही सेंट्रियोल। सेंट्रियोल पहले वाले में ऑप्शन था, तो ये प्रश्न रिपीट है पीछे वाले से। चिकनी अंतःपर्दीय जालिका किसके संश्लेषण में शामिल है? अभी बता दिया था जस्ट पीछे वाले में, राइबोसोम के बारे में पूछा था, प्रोटीन सिंथेसिस का पूछा था, और लिपिड सिंथेसिस की बात जहाँ तक आती है ना, तो वो आती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो 139 में का उत्तर आ जाएगा 2। एक कोशिका में विभाजन के बाद भी माइटोकॉन्ड्रिया की समान संख्या रहती है। विभाजन हो गया उसके बावजूद भी माइटोकॉन्ड्रिया की समान संख्या रहती है। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। 4 नंबर उत्तर आ जाएगा, क्योंकि विखंडन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का भी 2 भागों में विभाजन हो जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन रिपीट है, अंतः सेंट्रोमियर निम्न में से किस प्रकार के क्रोमोसोम में पाया जाता है? टर्मिनल सेंट्रोमियर। अभी 4 प्रकार पढ़े थे, है ना, एक्रोसेंट्रिक पढ़े थे, मेटा, सब मेटा, टीलोसेंट्रिक आ गया था। तो टर्मिनल मतलब एकदम आगे आगे एंड के ऊपर। इस प्रकार का चित्र बनाया था मैंने, जस्ट आपको याद है तो, इस प्रकार का जो चित्र बनाया था ये वाला, ये ऊपर ही ऊपर एकदम से, तो कौन सा आ जाएगा आपके? टीलोसेंट्रिक था। इनमें से कौन सा पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? मतलब एक तरीके से बहुलक वाला नहीं है, पॉलीमेरिक नहीं है, जैसे मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड का मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिसमें चैन हो, सबसे बड़ा जो हो, इस प्रकार के देख लीजिए, नहीं है। तो देखो काइटिन कोशिकाओं की, मतलब जो फंजाई हैं उनकी भित्ति बनी होती है ना, इसका मतलब ये तो है ही है काइटिन। तो सेलुलोज भी आएगा, इनुलिन भी आएगा, ये पढ़ सकते हो आप, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। और इसका उत्तर सीधा आ जाएगा, ग्लूकोज फ्रुक्टोज वगैरह क्या है, ये मोनोसेक्राइड में आते हैं। तो यहाँ पे पहले भी आएगा क्वेश्चन, यहाँ पे शायद वाले क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पे ये आपके फ्रक्टोज, इसका उत्तर आ जाएगा। 144वां क्वेश्चन देखो, कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। यहाँ पे प्रोफेज के अंत में कोशिकाओं में गोल्जी काय व एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई नहीं देते। बिल्कुल, जैसे प्रोफेज खत्म होती है ना, ये बिल्कुल दिखाई नहीं देती। बात तो सही है, सही है। सेंट्रोमेर की सतह पर स्थित तस्त्रीनुमा संरचनाएं क्या कहलाती हैं? काइनेटोकोर कहलाती हैं, ये बात भी सही है। मेटाफेज प्लेट मध्य रेखा पे बनते हैं, ये बात भी सही है। तीनों सही हैं। तो फिर गलत क्या है? क्रोमोसोम का विदलन व क्रोमेटिड का पृथक्करण टीलोफेज में होता है, ये गलत है। अब ये बात याद रख लेनी है सही करके कि क्रोमोसोम स्प्लिटिंग एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड अकर इन एनाफेज। तो 144 में उत्तर आ जाएगा 4। और नई बात याद क्या रख लेनी है कि एनाफेज होता है यहाँ पे। ये प्रश्न सारे के सारे जो हैं 2018 के हैं। अब 2022 का प्रश्न लेते हैं, इसका जो मेन प्रश्न डालना रह गया, कोई बात नहीं, प्रश्न ले लेते हैं अपन। किस कोशिकांग में डीएनए मौजूद नहीं होता? अब देखो पुराने प्रश्नों से प्रश्न सोल्व हो सकता है आराम से। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है, केंद्रक में डीएनए होता ही होता है, क्लोरोप्लास्ट में खुद का डीएनए होता ही होता है। जस्ट अभी पीछे ही बताया था कि अर्ध स्वायत्तशासी अंग है कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। क्यों है? क्योंकि इनका खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम पाया जाता है। तो खुद का राइबोसोम पाया जाता है। वहां से अगर प्रश्न को थोड़ा सा अगले ने आगे थोड़ा सा बढ़ाया तो आप इसको याद रख सकते हो। इसका उत्तर आ जाएगा जो क्या है? गोल्जी बॉडी। आगे देखिए, कैडेरिन आर, कैडेरिन क्या, ये थोड़ा सा प्रश्न अगले ने डिटेल में डाला है, इसको आपको देखना है। पर वही कैल्शियम से संबंधित ही था पहले, बाइंडिंग वाले से संबंधित। तो कैल्शियम डिपेंडेंट क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है ये। 33वें का उत्तर नंबर आ जाएगा 2 नंबर। कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका बनी होती है। मध्य पटलिका का निर्माण किससे हुआ था? ये पहले पढ़ लिया था। यहाँ पर बनी किससे होती है? तो वो आपको किससे बनी होती है? 38वें का उत्तर है 2 नंबर, पैक्टिक पदार्थ हैं, पैक्टीन से। कौन सा एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली से संलग्नित है? अटैच है। देखो अपन जब क्रेब साइकिल पढ़ते हैं ना, तो वहां से इसका आंसर निकल के आता है।
क्रेब साइकिल अपन ने पढ़ा था, तो वहाँ पर देखिए ये एंजाइम कहाँ होता है, ये सोचिए आप। इस एंजाइम का जहाँ बनना है वहाँ से संबंधित कोई ना कोई एटीपी, जीटीपी ऐसी कोई चीज़ आपके ध्यान में आ रही है तो उस क्रेब साइकिल को एक बार रिवीजन करिए आपके नोट्सों में निकाल के, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा वहाँ पर, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। 99 को देखिए कौन सा कथन सत्य है, रीड करिए यहाँ पे। क्रोमेटिन पदार्थ जो अत्यधिक संघनित अवस्था में होते हैं यूक्रोमेटिन कहलाते हैं। नहीं, ये तो क्या है, आपके हेट्रोक्रोमेटिन कहलाते हैं। ये बात तो गलत हो गई। क्रोमोसोम का सेफ्रेनिन के द्वारा अभिरंजन किया जाता है, ये बात भी गलत है। एसिटोकार्मिन के द्वारा किया जाता है वहां पे। गुणसूत्र का अंतरसेसी पार्ट सैटेलाइट कहलाता है, बीच का पार्ट नहीं कहलाता सैटेलाइट। तो ये बात है सत्य कौन सी, कि गुणसूत्र की मूल संरचनात्मक इकाई है न्यूक्लियोसोम, ये बात यहाँ पे सत्य है। 103 देखिए, कुछ एंजाइम के प्रोटीन भाग में सहकारक बंधे होते हैं और ये प्रोटीन भाग क्या कहलाता है। जब एंजाइम पढ़ते हैं तो सीधा सीधा उत्तर आ जाता है आपके, उसको बोलते हैं ए पार्ट ऑफ एंजाइम, एपो एंजाइम। और लास्ट का प्रश्न है, अर्धसूत्र विभाजन के दौरान द्विसंयोजन का निर्माण किस अवस्था में होता है। अर्धसूत्र विभाजन की अवस्था लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन एक तरीके से शुरुआत की अवस्था है और लेप्टोटीन के बाद में सीधा जैसे जाइगोटीन आता है वहाँ पर द्विसंयोजन का निर्माण हो जाता है, बाइवेलेंट बनने लग जाते हैं। यहाँ पर पैकिंग हो जाती है। यहाँ पर ये जो तीन चीज़ें याद रखनी, यहाँ पर बाइवेलेंट कब बनते हैं, यहाँ पर पैकिंग कब होती है, कियाज्मा किस प्रकार से काम करता है, ये चीज़ें अपन पढ़ेंगे जब अर्धसूत्र विभाजन पढ़ेंगे। तो इसका उत्तर आ जाएगा 107 का 4 नंबर। इस प्रकार से प्रश्न है। अगले वीडियो में अगली क्लास को अगले टॉपिक को लेकर चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।